नाउ इन दिस लेक्चर हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करेंगे। हमने प्रीवियसली पढ़ा था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, बट अभी हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे। एंटी कोलिनर्जिक या पैरासिम्पेटोलिटिक या फिर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये तीनों चारों जो नाम हैं वो इन्हीं ड्रग्स को कहा जाता है कि कोलिनर्जिक सिस्टम को एंटागनाइज करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ब्लॉक करेंगे एसिटाइलकोलिन की ट्रांसमिशन को। वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है नेचुरल अल्कलॉइड्स। जो नेचुरल अल्कलॉइड्स हैं इसमें देखें आप एट्रोपिन, हायोसिन, जिसको हम स्कोपोलामीन भी कहते हैं, तो ये दो इसमें नेचुरल अल्कलॉइड्स आती हैं जो ब्लॉक करती हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को। और सेमी सिंथेटिक में होमेट्रोपिन, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सेमी सिंथेटिक है। और सिंथेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, अब ये यहाँ पे यूज़ केस के लिहाज से उनको फर्दर थोड़ा सा क्लासीफाई किया गया है सिंथेटिक कंपाउंड्स को, कि जो मेड्रियाटिक्स मींस के हमने एक टर्म पढ़ी थी म्योसिस, कि आपका प्यूपिल का साइज़ स्मॉल हो जाना, छोटा हो जाना, कंस्ट्रिक्ट कर जाना। मेड्रियाटिक्स होता है कि प्यूपिल का साइज़ एनलार्ज हो जाना, बड़ा हो जाना, उसका ऑपोजिट जो होता है। तो मेड्रियाटिक्स में जो यूज़ ज़्यादा ड्रग्स होती हैं तो ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, लेकिन ज़्यादा इनको क्लिनिकली हम मेड्रियाटिक्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनके यूज़ केस के लिहाज से साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड जो है वो यूज़ होती हैं। एंटी सिक्रीटरी, एंटी स्पाज्मोडिक्स। एंटी सिक्रीटरी क्या है कि स्क्रीशंस को कम करना। जो हमारे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट थे वो स्क्रीशंस को एनहांस कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो जब हम उस कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक करेंगे तो स्क्रीशंस कम हो जाएंगी और जो कंट्रैक्शंस हैं वो भी कम होंगी। तो कंट्रैक्शंस कम होंगी, स्टिफनेस मसल की कम होगी, तो एंटी स्पाज्मोटिक यूज़ भी इसका आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर कौन से कंपाउंड्स यूज़ हो सकते हैं, तो आपके क्वाटरनरी कंपाउंड्स जो इसमें आते हैं वो प्रोपेंथिलीन है, ऑक्सीफिनोनियम और पाइपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड, ग्लिडिनम और ग्लाइकोपाइरोलेट। तो ये यूज़ होते हैं एंटी स्क्रीटरी और एंटी स्पाज्मोडिक्स के अंदर। कुछ टर्शियम अमाइंस भी इसी काम के लिए यूज़ होते हैं, डाइसाइक्लोमाइन और वेलिथामेट। नेक्स्ट जो फोर्थ क्लास है वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, जिसमें निकोटीन आता है। निकोटीन हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था उसमें कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर। तो ये फर्स्ट तो स्टिमुलेट करता है गैंग्लियन को, देन ये ब्लॉक करता है। तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में भी हम इसको पढ़ेंगे। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो हैं, आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, लेट्स दिस इज न्यूरॉन, इसको हम इस तरह बनाते हैं। अब ये आपका एक निकोटिनिक रिसेप्टर है और ये आपका एक अफेक्टर ऑर्गन है। अब ये जो जंक्शन है न्यूरॉन का और मसल का, इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स, और यहाँ पे अगर हमने ब्लॉक करना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को तो फिर हमने कौन सी ड्रग्स को यूज़ करना है। उसमें आते हैं पैनक्यूरोनियम, सिसएट्राक्यूरियम, बीक्यूरोनियम। जो भी क्यूरियम और क्यूरोनियम वाले जो वर्ड्स आ रहे हैं जिनके लास्ट पे, वो आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं। और एक है सक्सिनाइल कोलिन। यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, डीपोलराइजेशन और नॉन डीपोलराइजेशन। बिकॉज ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये आयन चैनल्स रिसेप्टर्स होते हैं, तो आयंस के साथ डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल लिंक होता है। तो एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन, उसकी बेस के ऊपर जो ये क्यूरोनियम और सिसएट्राक्यूरियम, ये जो ड्रग्स हैं ये नॉन डीपोलराइजेशन होती है इनके अंदर, तो फिर ये उस तरह ब्लॉक करते हैं। और जो सक्सिनाइलकोलिन है वो डीपोलराइज करके इसको ब्लॉक करती है। वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इनकी प्रॉपर डिटेल से फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। लिपन कोड से चैप्टर नंबर 5 कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट से हम जो है वो इसकी डिटेल्स करेंगे फार्माकोलॉजी जो इन ड्रग्स की है। उसमें आप देखें ये जो क्लासिफिकेशन है ज़्यादातर ये 6 नंबर्स की आती है। तो उसमें आप ये 3 अगर आप क्लासेस बनाते हैं और उसके अंदर फिर ड्रग्स को 2-2 3-3 लिखते हैं तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। उसमें यह है कि वो 3 नंबर्स तक का काउंट हो जाता है
और अगर 6 नंबर की क्लासिफिकेशन ज़्यादातर आती है तो उसमें थोड़ा सा आपको क्लासीफाई डिटेल में करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमने ये वाली जो क्लासिफिकेशन है उसको की है। इसको याद करना भी आसान है क्योंकि इसमें सब क्लासेस भी बनी हुई हैं, तो इनको ड्रग्स जो हैं वो इनमें याद करना ईज़िली याद हो सकती हैं। अब नेक्स्ट हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के अंदर एंटी मस्कारिनिक एजेंट या एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, उसमें एट्रोपिन को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अब एट्रोपिन, आप यहाँ पे देखें कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ब्लॉक करती है कंपिटिटिवली, किसको ब्लॉक करेगी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, और एसिटाइलकोलिन को वहाँ बाइंड नहीं करने देती। ठीक है, रिसेप्टर है वहाँ, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है, यहाँ पे एट्रोपिन आके बाइंड कर जाती है और जो आपका एसिटाइलकोलिन है उसको यहाँ पे बाइंड नहीं करने देती, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तो इससे एक्शंस क्या क्या आएंगे, आपने कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन पढ़ी और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े। जो एगोनिस्ट वाले जो फंक्शंस थे वो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएंगे, तो वो एंटागोनिस्ट के एक्शंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अब आई के अंदर कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट था जो एक्टिवेट करते थे वो यहाँ पे म्योसिस कर रहे थे, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे थे, बट इन केस ऑफ एट्रोपिन दिस इज मेड्रियासिस, डायलेशन होगी प्यूपिल की। ठीक है, जीआईटी के अंदर वहाँ पे मोटिलिटी आपकी इन्हांस होती थी, यहाँ पे आपकी जो मोटिलिटी है वो रिड्यूस होगी, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, और रिलैक्सेशन होगी तो इसका जो यूज़ जो है वो आपका एंटीस्पाज्मोडिक, इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो रिड्यूस होगी। स्क्रीशंस की बात करें जीआईटी के अगर हवाले से, तो यहाँ पे एचसीएल की जो स्क्रीशन है वो आपकी कोलिनर्जिक सिस्टम में एनहांस होती है, वो आपकी स्क्रीशंस जो है वो एचसीएल स्क्रीट होता है। बट इन केस ऑफ एट्रोपिन, क्योंकि ये ब्लॉक करती है तो एचसीएल की स्क्रीशन भी इफेक्ट होगी और स्क्रीशन रिड्यूस हो जाएगी। हार्ट पे एगोनिस्ट का काम था हार्ट रेट को कम करना, ब्रेडिकार्डिया करना, बट यहाँ पे ऑपोजिट होगा। तो हार्ट पे क्या है इफेक्ट, टैकीकार्डिया मींस के हार्ट रेट को ज़्यादा करना, हार्ट रेट इसमें आपका इंक्रीज़ होगा। और एस ए नॉट कंडक्शन, जो आपकी एस ए नॉट कंडक्शन है इन हार्ट, वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एस ए नॉट कंडक्शन भी ज़्यादा, हार्ट रेट भी ज़्यादा, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। स्क्रीशंस आपकी यहाँ पे एंटी स्क्रीटरी काम करता है ये, क्योंकि स्क्रीशंस जो हैं वो आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, जो आपका मस्करिन रिसेप्टर्स के साथ जो एसोसिएट होती हैं, स्लाइवा का स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स की स्क्रीशंस एनहांस करता है आपका जो एसिटाइलकोलिन सिस्टम है। बट यहाँ पे उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीशंस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, जिसकी वजह से डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या है। अब थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं इनके। थेराप्यूटिक यूजेस, जो आपने एक्शंस पढ़े हैं उनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उन एक्शंस को, तो वो उसके यूजेस बनते हैं। आई के अंदर हमने पढ़ा कि ये मेड्रियासिस करवाता है, इसका एक्शन है, तो हम इसको ऑफ्थैल्मिक यूज़ कर सकते हैं, मींस कि आँख में डाल सकते हैं आई ड्रॉप्स बना के, ताकि जो हमारी प्यूपिल का जो है वो डायलेट करे। प्यूपिल डायलेट करके कुछ लोगों की जो है वो ब्यूटी भी इन्हांस की जाती है कि थोड़ा सा आंखें आपकी जो है वो प्यारी प्यारी लगती हैं, तो उसमें आप ऑफ्थेल्मिक यूज़ इसका कर सकते हैं, लोग करते हैं इसको, एज अ मेड्रियाटिक यूज़ करते हैं एट्रोपिन को। एंटीस्पाज्मोडिक यूज़ हो सकता है जीआईटी ट्रैक्ट में, जो आपकी अगर आपको एब्डोमेन पेन हो रही है तो वहाँ पे आपका जो मसल स्टिफनेस है उसको थोड़ा कम करने के लिए एंटीस्पाज्मोडिक यूज़ भी इसका किया जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर आपका ब्रेडिकार्डिया है, इसका एक्शन क्या है, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट को ज़्यादा करना, तो यूज़ इसका ब्रेडिकार्डिया के अंदर होगा। इसको थोड़ा समझना है आपने कि यूजेस जो हैं वो आपके एक्शंस वाले नहीं होते। अगर आपका एक्शन है टैकीकार्डिया, मतलब एक्शन ये है कि हार्ट रेट को ज़्यादा करना, तो उसका यूज़ किस केस में होगा, जब हार्ट रेट कम होगा तब हम देंगे ताकि वो हार्ट रेट को ज़्यादा करे। तो ब्रेडिकार्डिया के अंदर इसका हम यूज़ करेंगे। एंटीस्क्रीटरी के हवाले से कौन सा यूज़ हो सकता है, एचसीएल की स्क्रीशंस को कम करता है, तो ये जो इसका एक्शन है ये यूज़ किस केस के अंदर हो सकता है, जब अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर है आपको,
आपको HCl से आपकी जो वॉल है वो और डिस्ट्रॉय होगी, तो हमें HCl की सिक्रीशंस को कम करना है, तो इसका वहाँ पे भी यूज़ आ सकता है एंटी एक्सक्रीटरी का पेप्टिक अल्सर के अंदर। और ये एंटीडोट भी यूज़ होता है फॉर द कोलिनर्जिक सिस्टम, जो एगोनिस्ट हैं उनके लिए एंटीडोट भी यूज़ होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो वहाँ पे हम एट्रोपिन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इनकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो भी हम लीवर से मेटाबोलाइज होते हैं, यूरिन से एक्सक्रीट आउट होते हैं, और एब्जॉर्ब जो हैं वो आपका, अगर आपने ऑप्थेल्मिक देने हैं तो ऑप्थेल्मिक है, बाकी आप जीआईटी के थ्रू भी दे सकते हो। तो एडवर्स इफेक्ट्स इसके देन आ जाते हैं कि आपको ड्राई माउथ और ब्लड विजन कॉज करता है, क्योंकि स्क्रीशंस जो हैं वो इसने कम कर दी हैं, तो माउथ आपका ड्राई हो जाएगा, सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा। और जब आपका मेड्रियाटिक होता है देन आपका जो विजन है उसकी प्रॉब्लम भी आ सकती है। बाकी भी कुछ इसके और भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पे है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो होते हैं जिसमें निकोटीन आता है, अगर आपको रिकॉल करो कि पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक सिस्टम दोनों के अंदर जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया था उस पर एसिटाइलकोलिन ही एक्शन कर रहा था, तो दोनों पे रिसेप्टर्स जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स ही हैं जो आपका गैंग्लिया है। तो वहाँ पे जो निकोटीन है वो किस तरह एक्शन अपना परफॉर्म करती है ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपका जो स्टिमुलेशन होती है उसके बाद ब्लॉकेड होता है गैंग्लियन का, ठीक है, कि रिजल्टिंग फर्स्ट इन स्टिमुलेशन देन इन पैरालिसिस, के पहले स्टिमुलेशन होगी देन उस गैंग्लिया की पैरालिसिस हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। उसके पीछे क्या फिनोमिना है कि आप पहले डीपोलराइजेशन, क्योंकि निकोटीन कॉज करती है, जब डीपोलराइजेशन होती है ना तो पहले तो स्टिमुलेशन होगी, बट जब आप डीपोलराइजेशन को जो है वो बार बार स्टिमुलेट करते हो, गैंग्लियोनिक रीजन को, गैंग्लियन को स्टिमुलेट करते रहते हो, तो एक टाइम पे आके गैंग्लियन आपका जो है वो फैटीग्ड हो जाता है, मींस के थक जाता है, उस ज़्यादा जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो वहाँ पे अब नहीं कर पाता, उसकी जो कैपेसिटी है सिग्नल ट्रांसमिशन की वो एक दफ़ा फैटीग्ड आउट हो जाता है, थक जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये अब ब्लॉकेड इसका हो गया गैंग्लिया का। अब जो पहली दफ़ा तो उसने स्टिमुलेट करना है तो उससे क्या होगा कि रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आपकी रिलीज़ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे गैंग्लियन के ऊपर, तो गैंग्लियन फिर सिग्नल ट्रांसमिशन करना छोड़ देगा, मींस के वो ब्लॉक हो जाएगा, देन उसके जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स हैं निकोटीन के वो आएंगे। अब इसके जो गैंग्लियन पे इफेक्ट्स हैं वो क्या आएंगे कि आपके जो समेशन ऑफ द स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन के दोनों का मिला जुला कुछ जो है वो आएगा, क्योंकि पहले तो स्टिमुलेट हो रहे हैं, पहले इफेक्ट आ रहा है, देन वो ब्लॉक हो रहा है गैंग्लियन। तो उसमें क्या है कि आपका, और ये सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे पहले आपका जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है और कार्डिक रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर और कार्डिक रेट। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि ये सिंथेटिक सिस्टम को एड्रिनल मेड्यूला वाले केस के अंदर कंट्रोल करता है, तो एड्रिनल मेड्यूला से एड्रीनर्जिक जो आपका एपिनेफ्रीन है हार्मोन जो ब्लड में जाएगा और एक्शन अपना परफॉर्म करेगा, तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और कार्डियक रेट ज़्यादा होगा। और पेरिस्टालसिस और स्क्रीशंस, ये आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का काम है और ये भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि पहले ये स्टिमुलेट कर रहा है। देन जब गैंग्लियन आपका फैटीग्ड हो गया, गैंग्लियन ने सिग्नल ट्रांसमिशन छोड़ दी, ब्लॉक हो गया हायर डोजेस के ऊपर, देन क्या होता है कि ब्लड प्रेशर आपका फॉल कर जाता है और जो जीआईटी ट्रैक्ट और ब्लैडर की, मसल की जो एक्टिविटी होती है वो स्टॉप हो जाती है। देन नेक्स्ट हम करेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स जो होते हैं ना, ब्लॉकिंग एजेंट्स, उसमें दो तरह के आते हैं। नॉन डीपोलराइजिंग जो ब्लॉकर्स होते हैं, जो ब्लॉक करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, और कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं, मींस कि ये अब खुद जाके बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ, और जो उसका निकोटीन होती है या फिर जो न्यूरोमस्कुलर एजेंट होता है जिन्होंने एक्टिवेशन करनी होती है, उन एजेंट्स को बाइंड नहीं करने देता, खुद जाके बाइंड करता है, compete करता है रिसेप्टर की साइड के ऊपर और उनको ब्लॉक कर देता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। ये तो होते हैं नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं।
अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होता है, कंपेटिटिवली ब्लॉक करेंगे एसिटाइलकोलिन एट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, मींस के एसिटाइलकोलिन को निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं होने देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा कि डीपोलराइजेशन है वो नहीं होगी। ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हुआ, आयन चैनल्स की कोई आयंस की मूवमेंट नहीं हुई, डीपोलराइजेशन नहीं हुई, तो मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगी। और हाई डोजेस पे क्या होता है कि ये जो एजेंट्स हैं ना, ये उस आयन चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। पहले तो रिसेप्टर साइड पे compete कर रहे थे लो डोज पे, हाई डोज पे तो उन्होंने नीचे जो आयन चैनल साथ रिसेप्टर के होता है, रिसेप्टर जो है वो आयन चैनल गेटेड होते हैं, उस आयन चैनल को ही ब्लॉक कर देते हैं। फिर उसके बाद और वीक हो जाती है जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है। ठीक है, अब अगर आप कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स देते हो या एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा भी करते हो तो फिर भी मुश्किल हो जाता है इनके नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स के एक्शन को रिवर्स करना, क्योंकि अब कंप्लीट तो ये कर ही रहे थे लेकिन अब इन्होंने नीचे जो आपका आयन चैनल है उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो विद कंप्लीट ब्लॉकेट द मसल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, अब मसल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और जो सारे मसल्स होते हैं वो इक्वली सेंसिटिव नहीं होते टू ब्लॉकेट, वो डिपेंड करता है कि कुछ रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स जो होते हैं जिस तरह फेस और आई के हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और पैरालाइज होते हैं सबसे पहले, और देन फिर आपके जो लिम्स होते हैं हाथ और पाँव, देन ट्रंक मसल्स जो आपके चेस्ट में आ रहे हैं और जो नेक के हैं, देन वो अपना जो एक्शन है या मींस के पैरालिसिस है वहाँ पे स्टार्ट होती है। और देन लास्टली जो है वो आपका डायाफ्राम, जिससे हमने जो ब्रीदिंग के अंदर यूज़ होता है, तो डायाफ्राम देन ब्लॉक होता है आपका। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी आप करेंगे कि हम किस तरह दे सकते हैं इनका, कि इंट्राविनसली दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं, और इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह है और इनकी जो एक्सक्रीशन है वो कैसे है। देन एडवर्स इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स भी एज इट इज़ हम याद करते हैं, और ड्रग इंट्रैक्शंस हैं कि किन किन ड्रग्स के साथ इनका इंट्रैक्शन है। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो हमने नियोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन ये पढ़े थे, इनके साथ भी इसका जो इंट्रैक्शन है वो है। कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ इनका इंट्रैक्शन है, और हाइड्रोकार्बन एनेस्थेटिक्स हैं उनके साथ इनका ड्रग इंट्रैक्शन है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ भी इनका ड्रग इंट्रैक्शन होता है। अब जो बाकी हैं डीपोलराइजिंग एजेंट्स, हम पहले तो हमने बात की नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स की, अब डीपोलराइजिंग एजेंट्स की बात करेंगे कि जो सक्सिनैल्कोलिन हमने पढ़ा था एज इन क्लासिफिकेशन, तो वो किस तरह अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, किस तरह न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक करता है जंक्शन को। उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और एसिटाइलकोलिन की तरह ही और उनको डीपोलराइज करता है, मींस का क्योंकि ये सक्सिनैल्कोलिन और एसिटाइलकोलिन एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, तो ये भी बाइंड करता है और रिसेप्टर को डीपोलराइज भी करता है, मींस के एक्टिवेट भी करता है। लेकिन क्या होता है, डीपोलराइजिंग एजेंट जो है ना ये परसिस्टेंट होती है, मींस कि आपका जब एसिटाइलकोलिन आके अटैच होता है ना, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि आपका जो एसिटाइलकोलिन है वो जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है आके, तो जो एंजाइम होता है उसकी डिग्रेडेशन वाला वो इसको डिग्रेड कर देता है एसिटाइलकोलिन को, जिसकी वजह से क्या है कि एसिटाइलकोलिन आया, उसने अपना एक्शन किया और देन वो डिग्रेड हो गया। बट इन केस ऑफ सक्सिनैल्कोलिन, सक्सिनैल्कोलिन के अंदर डीपोलराइजेशन परसिस्ट करती है, मींस के हायर कंसंट्रेशंस के ऊपर सिनेप्टिव क्लेफ्ट के अंदर वो डीपोलराइजिंग जो है वो उसकी परसिस्टेंस होती है, मतलब कंटिन्यू करती है फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जब लॉन्गर टाइम पे डीपोलराइजेशन चलती जा रही है, कांस्टेंट स्टिमुलेशन होती जा रही है, तो इट मींस कि वो एक टाइम पे आके ब्लॉकेड उसका हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, क्योंकि वो अब जो ट्रांसमिटिंग है इम्पल्सिस की, सिग्नल्स की जो ट्रांसमिशन है, अब वो उसको आगे कैरी ऑन नहीं कर सकता जो आपका रिसेप्टर है, क्योंकि कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन आपने कर दी है, जिसकी वजह से क्या है कि अब जो चैनल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं कि उनसे फर्दर जो ट्रांसमिशन है इम्पल्सिस की वो नहीं होती, और यहाँ पे भी एंड रिज़ल्ट क्या है, पैरालिसिस उन मसल्स की।
जो इसके एक्शंस हैं वो किस तरह हैं कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जिस तरह हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सबसे लास्ट पे वो पैरालाइज्ड होते हैं, बिकॉज जो आपका डायफ्राम है वो भी एक रेस्पिरेटरी मसल है, तो ये लास्ट पे इनकी जो सेंसिटिविटी है ब्लॉकहेड की वो ज़रा थोड़ी देर बाद होती है, तो ये लास्ट पे पैरालाइज होते हैं। और ये जो है वो क्योंकि आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करते हैं, आपके मसल्स की एक्टिविटी को कम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो इनका जो यूज़ है वो कहाँ पे हो सकता है? यूज़ हम इन्हें एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं, इंडक्शन के अंदर, या आप कह लो कि जो एनेस्थीसिया की स्टेजेस होती हैं उसमें जो मसल्स का जो काम है उसको हमने रोकना होता है, ताकि कोई भी, अगर हम जिस तरह एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर रहे होते हैं, आपकी एक ट्यूब होती है और उसको आपके ट्रैकिया के अंदर हम इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ट्रैकिया की मूवमेंट हमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे जो मसल है आपका, जो ट्रैकिया है, उसको हमने, उसकी जो मूवमेंट है उसको ब्लॉक करना है, उसको पैरालाइज करना है कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए उस वो हम रैपिड ऑनसेट उसका एक्शन का कर सकते हैं सक्सिनैल्कोलिन के साथ। तो ये इसका एक यूज़ हो सकता है कि जब आप एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। और देन इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हैं कि आप जो काइनेटिक्स आपको पता ही है कि क्या करना है इसमें याद। और एडवर्स इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स भी एज इट इज़ हम याद करते हैं। एपनिया होता है, मींस के जो सांस का जो इशू होता है उसको हम कहते हैं एपनिया। हाइपरकैलीमिया के जो पोटेशियम का लेवल है वो आपका बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है। और हाइपरथर्मिया मींस के जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाना, वो दिस इज़ हाइपरथर्मिया। तो ये इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। और ये हमने कंप्लीट किए हैं आज कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसमें आपने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, और देन हमने एट्रोपिन को पढ़ा था। तो जस्ट रिवीजन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स के इसमें दो तरह के आते हैं। फर्स्ट वन आपका डीपोलराइजिंग एजेंट्स होते हैं, जिनमें आपका सक्सिनैल्कोलिन आता है, और देन आता है नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स, ठीक है, जिसमें आपके सिसएट्राक्यूरियम और पैनक्यूरोनियम, वीक्यूरोनियम ये आते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके अलावा हम जो नेक्स्ट लेक्चर में सिंथेटिक सिस्टम के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को डिस्कस करेंगे।